हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर से आ गई मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, आपकी पढ़ाई से संबंधित है। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हम लोग को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम हम लोग के बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो इन बोर्ड एग्ज़ाम में हमारे पास में दो सेक्शंस में जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें जो सेक्शन ए रहता है, यानी कि खंड आ जो रहता है, वो टोटली आपका बहुविकल्पी आधारित रहता है। तो उन्हीं पर हमें क्या होता है, उसमें हमारी एक तो व्याकरण आधारित, दूसरा जो है वो हमारी पुस्तक शतज पर आधारित प्रश्न रहते हैं। तो शतज में जो प्रश्न आते हैं वो आपके गद्यांश और पद्यांश दोनों आधारित रहते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि आपकी उसकी भी प्रैक्टिस हो, यानी कि गद्यांश पद्यांश की। तो इसीलिए मैं अब लेकर आ रही हूँ क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की बुक है शतज भाग 2। उसके गद्य खंड का अध्याय है लखनवी अंदाज। तो याद रखिए ये हमारा कौन सा चैप्टर हो जाएगा। ध्यान रखिए, गद्य गद्य खंड का पहला नेताजी का चश्मा, दूसरा बाल गोविंद भगत और तीसरा हमारा जो चैप्टर है वो है लखनवी अंदाज। तो ये जो हमारे सामने चैप्टर रखा गया है ये यशपाल जी ने लिखा है। जो उनके साथ एक घटना घटी उसी को उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है। अब इसी पर आधारित हम गद्यांश आधारित प्रश्न देखेंगे, यानी कि पूरे पाठ से हम कुछ गद्यांश को लेंगे और उसी पर आधारित प्रश्नों को हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो एक गद्यांश आ रहा है। क्या है? गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन नहीं था मतलब उसके अंदर कोई था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। यानी कि कोई नवाब साहब हैं जो सफेद पोश में है, यानी कि उन्होंने सफेद रंग की जो है कपड़े पहन रखे हैं। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। वो कौन सज्जन? जो सफेद पोश सज्जन थे। उन्हें उनके एकांत में जैसे कोई खलल पड़ गया हो और उन्हें अच्छा ना लग रहा हो, ये उनके चेहरे से प्रतीत हो रहा था। सोचा हो सकता है यह भी कहानी की लिए सूझ की चिंता में हूँ, या खीरे जैसे अपदार्थ यानी कि सामान्य और मामूली वस्तु का शौक करते हुए देखे जाने के संकोच में हूँ। यानी कि लेखक ने यहाँ दो चीजें सोची कि जो नवाब साहब हैं वो या तो मेरी ही तरह कोई नई कहानी सोचने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं अकेले में, या फिर ये एक नवाब होते हुए एक बहुत ही सामान्य से खीरों को खाने के लिए यहाँ पर बैठे हो, कि उन्हें इतने एक नवाब होते हुए सामान्य सी चीज़ खीरे खा रहे हैं, ये करते हुए उन्हें कोई ना देखे। अब इस पर प्रश्न देखिए क्या है। नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न क्यों दिखाई दिया? क्यों उनकी आंखों में वो चिंतन में विघ्न दिखाई दिया? डिब्बे में लेखक के सहसा आ जाने के कारण, अत्यधिक शोर होने के कारण, स्टेशन पर खीरे वाले को देखकर समय पर गाड़ी ना चलने के कारण। तो इसका कारण क्या था? डिब्बे में लेखक के सहसा आ जाने का। अब डिब्बे में जो है लेखक वो अचानक आ गए, तो उन्होंने वो चीज़ सोची नहीं थी। वो सोचे थे हम अकेले ही बैठकर सफर करेंगे, तो इसलिए उनको वो असंतोष दिखाई दे रहा था। दूसरा प्रश्न है, लेखक ट्रेन के किस डिब्बे में सफर कर रहा था? कौन से डिब्बे में था? सेकेंड क्लास, द्वितीय श्रेणी। फर्स्ट क्लास, अपर क्लास, थर्ड क्लास या सेकेंड क्लास? तो याद रखिए, सेकेंड क्लास हो या द्वितीय श्रेणी आपके सामने रख दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों एक ही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्बे के बारे में लेखक का यह अनुमान था कि। अब डिब्बे के बारे में लेखक का क्या अनुमान था? डिब्बा निर्जन होगा, डिब्बा भरा हुआ होगा, डिब्बे में सीट नहीं मिल पाएगी, डिब्बे में मधुर स्वभाव वाले मुसाफिरों का साथ मिलेगा। तो क्या सोचकर हमारे लेखक चढ़े थे? कि डिब्बा निर्जन होगा, खाली होगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है डिब्बा निर्जन होगा। डिब्बे में चढ़ते ही लेखक ने क्या देखा? जैसे ही लेखक डिब्बे में चढ़े तो उन्होंने वहां पर क्या देखा? दो ताजे खीरे, अपदार्थ वस्तु, इलाहाबादी नवाब, सफेद पोश सज्जन। तो वहां पर क्या देखा था उन्होंने? कि एक सफेद पोश सज्जन आराम से सीट के ऊपर पालथी मारे बैठे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अचानक डिब्बे में आ जाने से सज्जन की आंखों में क्या दिखाई दिया? क्या दिखाई दे रहा था? प्रसन्नता, भावुकता, क्रोध, असंतोष। तो क्या दिख रहा था उनके? वो दिख रहा था असंतोष।
चलिए अब हम आगे जाते हैं दूसरे गद्यांश में। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर एक लखनऊ की नवाबी नस्ल के सफेद पोस्ट सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी की सूझ में की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक देखे जाने के संकोच में। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने ही बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। तो जो अभी हमने गद्यांश पढ़ा था उसी से थोड़ा सा और बढ़ाकर यह गद्यांश दिया गया है। अब इस पर प्रश्न देखिए क्या है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से अवतरित है, इसके लेखक का नाम बताइए। तो कौन से पाठ से है? पाठ है लखनवी अंदाज और लेखक है यशपाल। तो सही आपका यहाँ होगा तीसरा। ठीक है, कौन है? लखनवी अंदाज हमारा चैप्टर चल रहा है और यशपाल जी हैं। नेक्स्ट आते हैं, डिब्बे में पहले से कौन उपस्थित था? स्वयं लेखक, नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन, लेखक के मित्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन वहां मौजूद था? वो थे नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन वहां पहले से मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, लेखक के अचानक डिब्बे में आने से सफेद पोश सज्जन की क्या दशा हुई? अब जब हमारे लेखक अचानक जो है वो डिब्बे में पहुंच गए तो उसमें उनको क्या, जो हमारे सफेद पोश सज्जन है उनकी क्या कंडीशन हो रही थी? एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष था, खुशी की लहर दौड़ गई, चिंता में स्थिति बन गई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हुआ? उनके एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष था। वो चुपचाप अकेले बैठे कुछ चिंतन कर रहे होंगे जिसमें हमारे लेखक के पहुंचने से बाधा पड़ी और जिससे उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने वो असंतोष महसूस किया। चौथा प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि अपदार्थ वस्तु किसे कहा गया है? तो किसको बोला गया अपदार्थ वस्तु? खीरे को। खीरे को, डिब्बे को, गाड़ी को। तो सही क्या है? खीरे को बोला गया है। किसके सामने ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे? किसके सामने रखे थे? हमारे नवाब साहब के सामने, नवाबी नस्ल के सफेद पोश सज्जन के, लेखक के, डिब्बे के या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके सामने रखे थे? वो थे नवाबी नस्ल के सफेद पोश सज्जन के सामने। अब आ गए हम गद्यांश संख्या 3 पर। क्या दिया है? नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मेदा भी जरा कमजोर है। किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों को देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ श्वास लिया। खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गए। फाक को सूंघा। स्वाद के आनंद से पलकें मूंद गईं। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना के रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। तो इस तरीके से उन्होंने हर एक फाक के साथ यही किया, उसको लाते, सूंघते और फेंक देते। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए क्या है। गद्यांश के आधार पर बताइए कि लेखक ने क्या कहकर खीरा खाने से मना कर दिया। अब लेखक ने मना किया, भाई पहले उन्होंने ऑफर किया तब भी मना कर दिया था, दोबारा ऑफर किया तब भी उन्होंने मना किया। तो मना करते हुए उन्होंने क्या कहा? खीरा पसंद नहीं है, इस समय इसकी इच्छा महसूस नहीं हो रही है, मेरा मेदा भी जरा कमजोर है। मेदा मतलब मेरा जो पेट है वो। तो सही क्या है यहाँ पर? दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन लगाएंगे हम चौथे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब साहब ने खीरे की फाकों को किस प्रकार देखा? सतृष्ण आंखों से, वितृष्ण आंखों से, तृष्णा से या इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने कैसे देखा था? सतृष्ण आंखों से। सतृष्ण आंखों मतलब कि प्यासी आंखों से, कि किसी तरीके से उसको खा लेना चाहते थे। नवाब साहब ने खीरे की फाकों का स्वाद किस प्रकार लिया? देखकर, खाकर, सूंघकर या सभी करके। तो उन्होंने सिर्फ उसका क्या किया था? सूंघकर उसका जो है आनंद लिया था। नमक मिर्च छिड़क दिए गए खीरे की फाकों को देखकर लेखक की क्या स्थिति थी? अब जब नमक मिर्च छिड़क दिया गया तो फाके कैसी, थोड़ी सी पनियाती हो गई थी।
तो हमारे लेखक की क्या स्थिति हो रही थी? लेखक उन्हें फेंकने को लालायित हो रहे थे, लेखक उन्हें खाने को लालायित हो रहे थे, लेखक उन्हें सूंघने को लालायित हो रहे थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही क्या था? लेखक उन्हें खाने के लिए लालायित हो रहे थे। तो अब लेखक का मन भी कर गया था कि किसी तरीके से उन खीरों को खा ले, लेकिन चूंकि वो पहले मना कर चुके थे तो अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए उन्होंने दोबारा भी मना कर दिया। प्रश्न संख्या 5 है, नवाब साहब ने ना चाहते हुए भी खीरे को खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया? भाई नवाब साहब ने इतना सारा जतन किया, खीरा काटा, नहीं चाहते थे लेकिन तब भी उन्होंने खीरों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? वे पहले ही खीरा खाने से इनकार कर चुके थे, वे पहले ही खीरा खाने को हाँ कर चुके थे, वे पहले ही खीरा फेंकने को तैयार हो चुके थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो नवाब साहब ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि हमारे लेखक ने उस खीरा खाने को मना कर दिया था। अब वो एक नवाब होते हुए उस खीरे को खाएं जिसे खाने के लिए किसी ने मना कर दिया है, तो ये उनकी शान के खिलाफ था। तो सही क्या है? वे पहले ही खीरा खाने से इनकार कर चुके थे। गद्यांश संख्या 4 है, हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति होगी? यानी कि जिस तरीके से नवाब साहब ने खाना खाया, खीरा खाया, उससे क्या पेट की जरूरत पूरी हो पाएगी? नवाब साहब की ओर से भरे पेट की ऊंची डकार का शब्द सुनाई दिया। यानी कि जब हमारा पेट भर जाता है तो डकार आती है, वैसा शब्द सुनाई दिया। और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मेदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। अब नवाब साहब ने जब डकार ली तो उन्होंने बताया कि खीरा होता बहुत लजीज है लेकिन मेदे पर जो है वो असर डालता है। अब ये बात कहनी थी कि हमारे लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। आपको ज्ञान चक्षु क्या है वो तो हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, लेकिन अभी हम क्या करने जा रहे हैं? गद्यांश आधारित प्रश्नों को। तो सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, नवाब साहब के खीरा खाने की प्रक्रिया को लेखक ने क्या मान लिया? तृप्ति, इस्तेमाल, एब्स्ट्रैक्ट या ये सभी? तो उन्होंने क्या मांगा था? इसे माना है क्या? एब्स्ट्रैक्ट तरीका, मतलब ऐसा तरीका जो कभी देखा नहीं गया हो। नवाब साहब द्वारा डकार लेना क्या दर्शाता है? पेट भरना, मन भरना, स्वाद लेना या ये सभी? तो क्या दर्शाता है कि उन्होंने डकार लिया, वो इस चीज का दर्शाता है कि उनका पेट भरा हुआ है। क्या दर्शाता है? पेट भरना। प्रश्न संख्या 3 है, नवाब साहब ने लेखक की ओर देखकर क्या कहा? अब जब उन्होंने डकार ले लिया तो उसके बाद उन्होंने लेखक की तरफ देखते हुए क्या कहा? खीरा लजीज होता है, सुपाच्य नहीं होता, मेदे पर बोझ डालता है, उपरोक्त सभी। तो सही इन्होंने ये सारी चीजें कही थी। खीरा लजीज होता है ये भी कहा था, सुपाच्य नहीं होता यानी कि आसानी से पचता नहीं है, मेदे पर बोझ भी डालता है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 4 है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि पेट भरे होने के लिए नवाब साहब की ओर से क्या शब्द सुनाई दिया? तो नवाब साहब का पेट भर गया ये बात हमारे लेखक को कैसे पता चली? उन्होंने डकार ली। किसने? नवाब साहब ने जो डकार ली उससे इस चीज का अंदाजा हुआ। तो सही क्या है? आपका पहला डकार। गद्यांश के आधार पर बताइए कि हम गौर कर रहे थे में हम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पर हम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पेट भरने के लिए, लेखक के लिए, नवाब साहब के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ये इस्तेमाल हुआ है हमारे लेखक के लिए। कौन गौर कर रहा था? लेखक गौर कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर हम शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हमारा जो अभी तक हमने क्वेश्चन देखा वहां तक हमारे गद्यांश आधारित प्रश्न समाप्त हो गए। अब हम करने जा रहे हैं संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न। तो थोड़े से प्रश्न हैं जो हमने पूरे पाठ पर आधारित लिए हैं। पहला है, खाली बैठे कल्पना करने की आदत किसकी थी? लेखक की, खीरे वाले की, नवाब साहब की या पाठक की? तो कौन था जो खाली बैठकर हमेशा कल्पना करता रहता था? वो थे हमारे लेखक। क्योंकि भाई लेखक लोग अगर कल्पनाएं नहीं करेंगे तो कैसी नई रचनाएं करेंगे? चाहे काव्य हो चाहे गद्य हो, उसके लिए उनकी कल्पनाएं बहुत जरूरी होती हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखक के ज्ञान चक्षु किस प्रकार खुल गए? ट्रेन के मुसाफिरों की भीड़ देखकर, नवाब साहब के खीरा खाने की तैयारी देखकर,
नवाब का व्यवहार देखकर या गंध और स्वाद की कल्पना मात्र से डकार लेता देखकर। तो किससे हुआ था? उन्होंने ये देखा कि जब चीज खाई नहीं गई, सिर्फ उसकी स्वाद गंध लिया गया और स्वाद की कल्पना करी, उसी मात्र से डकार आ गई। तो इसी से हमारे लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। तो सही ऑप्शन है 4। दूसरा प्रश्न है, अचानक रेल के डिब्बे में लेखक को देखकर नवाब की आंखों में कौन सा भाव था? जब जैसे ही हमारे जो क्या कहते हैं लेखक हैं वो डिब्बे में पहुंचे तो नवाब साहब की आंखों में कैसा भाव था? गुस्सा, असंतोष, खुशी या प्रेम? तो वो क्या था? असंतोष था उनकी आंखों में। प्रश्न संख्या 4 है, डिब्बे में बैठे सज्जन को देखकर लेखक किस विषय में अनुमान करते रहे? तो डिब्बे में जो सज्जन बैठे हुए थे सफेद पुरुष, उनको देखकर हमारे लेखक क्या अनुमान कर रहे थे, क्या अंदाजा लगा रहे थे? दूरी के विषय में, नवीन कहानी के विषय में, रेल कर्मचारियों के विषय में, नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारणों के विषय में। यानी कि जो हमारे लेखक डिब्बे में आए, इससे नवाब साहब को क्या असुविधा हुई जिसके कारण वो इतना सोच रहे हैं? तो सही क्या है? नवाब साहब के असुविधा और संकोच के कारणों के विषय में सोच रहे थे कि आखिर नवाब साहब को किन किन कारणों से ये प्रॉब्लम हुई होगी। 5वां प्रश्न है, नवाब साहब डिब्बे में क्या लेकर चढ़े थे? मूली, गाजर, खीरा या पानी? जाहिर सी बात है लगेज तो लेकर चढ़े ही होंगे, लेकिन जो ऑप्शन में हमें वही लगाना है। तो वो क्या लेकर चढ़े थे? खीरा। नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? नवाब साहब ने पूरी खीरे की तैयारी करी, उसके बाद क्या किया? खिड़की से बाहर फेंक दिया, साथ बैठे मुसाफिरों को दे दिया, सारे स्वयं खा गए या लेखक को दे दिया? तो क्या था? उन्होंने सारे खीरे खिड़की के बाहर फेंक दिए, एक एक करके उठाते, सूंघते और बाहर फेंक देते। प्रश्न संख्या 7, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने वस्तुतः किस पर व्यंग किया है? अब ये जो हमने पाठ पढ़ा, इसमें लेखक किस पर व्यंग कर रहे हैं? पतनशील सामंती ई वर्ग पर, लेखकों पर, गरीब लोगों पर या खीरा बेचने वालों पर? तो सही क्या है? वो पतनशील सामंती वर्ग पर, यानी कि जो नवाबियत है वो चली गई है, उनसे रियासत छिन गई है, लेकिन उनकी झूठी शान शौकत जो है वो उसे अभी भी प्रदर्शित करते रहते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, लेखक ने नवाब साहब से खीरा ना खाने का क्या कारण बताया? लेखक ने नवाब साहब से क्या बताया कि मैं खीरा नहीं खाऊंगा? अखाद्य वस्तु है, कमजोर मैदा है, पेट का भरा होना, अजनबियों से कुछ ना लेना। तो उन्होंने क्या बोला था कि उनका मैदा जो है वो कमजोर है, अर्थात उनका पेट थोड़ा कमजोर है, हाजमा कमजोर है, तो वो हर चीज उनको पच नहीं पाती है। प्रश्न संख्या 9, लेखक नवाब साहब को कैसे देख रहे थे? प्रसन्नता से, गुस्से से, दुख से या कनखियों से? तो किस तरीके से वो देख रहे थे भाई? आमने सामने बैठे थे, मगर सामने नहीं देखकर वो क्या कर रहे थे? कनखियों से, ऐसे टेढ़े करके वो देख रहे थे। तो सही क्या है? वो कनखियों से देख रहे थे। प्रश्न संख्या 10 है, लेखक ने ट्रेन में 2nd क्लास का टिकट क्यों खरीदा था? हमारे लेखक 2nd क्लास का डिब्बे का टिकट लेकर क्यों चढ़े थे? क्या कारण था? अमीरी प्रदर्शन के लिए, नई कहानी के विषय में सोचने के लिए, आरामदायक सफर के लिए या पैसों की कमी के लिए? तो किस कारण से वो उन्होंने लिया था? वो था नई कहानी के विषय में सोचने के लिए। अब उनके पास कहानी कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ाएंगे उसके लिए सोचना चाहिए था, तो सोचने के लिए उन्हें वक्त चाहिए था, एकांत चाहिए था, इसीलिए वो 2nd क्लास के डिब्बे पे चढ़े थे। चलिए, यहाँ पर हमारा समाप्त हुआ ये अध्याय। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई मुश्किल तो नहीं है। गद्य खंड हमें लगता है कोई भी एक चैप्टर ऐसा नहीं है जो बहुत मुश्किल हो, जिसे आप आसानी से पढ़ लोगे तो उसके MCQ करने में भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इसी तरीके से आगे भी अध्यायों के आपको MCQs मिल रहे हैं, तो देखते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।